हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीता जैसन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टार्ट किए थे कल, मैथ है। क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर स्टार्ट किए थे। आज लेक्चर नंबर 2 लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से प्रश्नावली 1.2 पर स्टार्ट किए। प्रश्नावली 1.1 पर स्टार्ट नहीं की क्योंकि वो बिहार बोर्ड की सिलेबस में है। प्रश्नावली 1.2 सभी बोर्ड के सिलेबस में है, तो प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.4 को बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास में। तो हमने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को और 5, 6, 7 जितना भी आगे क्वेश्चन उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 को ज्ञात किया। हमने कल ये फार्मूला बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यही फार्मूला से देगा। दो संख्या कौन कौन है? पहला संख्या देखिए 306 है, दूसरा संख्या कितना है? 657 है, और हमको एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा आराम से इस फार्मूला से। तो यही फार्मूला हमको बनाना है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन का हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन का हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन का हल यही कैसे करना है? सबसे पहले पहला संख्या कितना दिया हुआ है? दो संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। और यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ बराबर देखिए दिया हुआ है। एचसीएफ बराबर 9 दिया हुआ है। एचसीएफ बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। और एलसीएम बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है? पहला संख्या देखिए 306 है और दूसरा संख्या है 657 है। 306 है और दूसरा संख्या क्या है? 657। तो हमको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। एलसीएम ज्ञात करना, तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे। देखिए इधर 9 बचे में गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 306 इंटू में 657 और नीचे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखिए 9 कटा 3 से कटा है, 3 से कटेगा, 3 से डायरेक्ट 9 से कटेगा, 9 3 27 से बचेगा 3, 9 चौका 36, 34 बार में कट रहा है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो आ जाएगा 657। डायरेक्ट अभी एलसीएम को सेट कर देते हैं, गुना को सेट कर देते हैं। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 34 गुना 657। 657 इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम बराबर आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर आया है, एलसीएम बराबर आया 22, 23, 22, 33, 8 है। यही हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम बराबर हो जाएगा 22, 33, 8। ये गुना करने पर आया एलसीएम बराबर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करके चौथा के बाद हम पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या करता है? देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्या करें, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन का हल करना है। कब? किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है? देखिए n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 6 के घात n है, 6 के घात n, और n क्या है? तो n क्या है? n प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या, ये रफ में थोड़ा सा लिखना है, रफ के लिए हम समझा आगे लिखेंगे यहाँ से। ये रफ 6 के घात n और n क्या ले रहा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बता दे, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ले रहा है। अगर प्राकृतिक संख्या n के मान अगर 1 लेंगे तो क्या है? 6 के घात अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 के घात 1 यानी 6 के 6 होता है। 6 के घात 1 होता है। n की जगह पर अगर 2 लेंगे तो 6 के घात क्या हो जाएगा? n की जगह पर 2 लेंगे तो 6 के घात 2, तो 6 के घात 2 कितना होता है? 36 होता है। अगर n की जगह पर हम 3 लेंगे तो n के घात 3 हो जाएगा, 6 के घात 3, 6 के घात 3 कितना होता है? 216 होता है। अगर n की जगह पर ऐसे 4 लेंगे तो ऐसे n के 6 के घात 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 गुना कर 6 36 को 6 हासिल 3, 6 3 9, 14 12 और 1 13, 14 12 होगा। तो 6 के घात 4 कितना होगा? 1296। हम क्या जानना है कि अगर 6 के घात कोई प्राकृतिक संख्या है तो n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के घात n 0 पर समाप्त हो रहा है। बताइए इकाई अंक 0 है? नहीं, इकाई अंक 0 नहीं है। इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 6 है। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि 10, 10 क्या इकाई अंक 0 पर समाप्त है? 0 पर समाप्त है 10। 20 भी क्या है? 0 पर समाप्त है। 30 भी 0 पर समाप्त है। 40 भी 0 पर समाप्त है। 50 भी 0 पर समाप्त है। 0 पर समाप्त नहीं है
10 समाप्त है, 20 समाप्त है, 30, 40, 50 समाप्त है। तो 10 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए बताइए? 10 का अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 4, 4 पचे 20। 30 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 2 पचे 10, 10 की 30, 2 3 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। 40 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 4, 4 4 पचे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। फिर ऐसे तोड़ सकते हैं 2 दूना 4, ऐसे ही तोड़ सकते हैं 2 पचे 10 और 10 पचे 50, ऐसे 5 दूना 10, 10 पचे 50, ऐसे 50 को तोड़ सकते हैं। तो जीरो पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। इसमें भी देखिए 2 और 5 है, इसमें भी देखिए 2 और 5 है, इसमें भी देखिए यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ भी देखिए यहाँ 2 और 5 है। तो जीरो पर समाप्त होने के लिए, जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 होना अनिवार्य रूप से उपस्थित है। अगर कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2, एक बार 5 होना आवश्यक है। ये रफ का काम है यहाँ पे। तो जो भी अंक जीरो पर समाप्त होना चाहता है उसके एक अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 होना आवश्यक है। हम 6 के घात n का भाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ से छोड़िए, यहाँ से 5वां का हल लिखिएगा, यहाँ से हल लिखना है, यहाँ से हल लिखना। तो अगर 6 के घात n का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 2 गुना 3 के घात n हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तो 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए, जीरो पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में एक बार उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5, 2 गुना 5 अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से 2 गुना 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित, अनिवार्य रूप से उपस्थित, उपस्थित होना चाहिए, चाहिए। ऐसा भी लिख सकते हैं किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 गुना 5 होना आवश्यक है। जब अतः अब यहाँ देखिए 6 के घात करते हैं तो यहाँ देखेंगे लेकिन, लेकिन 6 के घात n को, 6 के घात n को अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, करने पर 5 अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। यह उपस्थित नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं है। अतः करके लिखेंगे, अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, मान के लिए 6 के घात n जीरो पर, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यही फाइनल आंसर है। इसका उत्तर शब्द में ही मिलेगा, इसका उत्तर शब्द में ही देना पड़ेगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ तक नोट कर डाउन कर लेंगे। इसके बाद 5वां के बाद छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 गुना 3 2 1 प्लस में 5 एक भाज्य संख्या। सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे पहले भाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या, आखिर भाज्य संख्या क्या है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करिए, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करिए, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है,
दो से ज्यादा गुणनखंड है। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में दो से ज्यादा गुणनखंड है तो संख्या भाज्य संख्या है। अगर कोई संख्या, अब अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो कोई भी संख्या के एग्जाम्पल दे रहे हैं विवरण, कोई भी संख्या के अगर केवल और केवल दो फैक्टर है, केवल और केवल दो गुणनखंड है, कोई भी संख्या के केवल दो गुणनखंड है तो कौन सी संख्या है, वह अभाज्य संख्या। जैसे कि हम 11 लेते हैं, 11 लेते हैं, 11 को कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 11 किससे कर सकते हैं, या तो 1 से कटेगा या तो सेम 11 से कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा। एक फैक्टर यानी एक गुणनखंड दूसरा गुणनखंड, तो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि हम लेते हैं 13, 13 भी 1 से करता है और सेम से यानी खुद से करता है, तो 1 और सेम, ये भी कितना से करता है, 2 से, तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे 19 को लीजिए, 1 से करता है और कितना से करता है, सेम 19 से करता है। जैसे कि हम 5 लेते हैं, केवल 1 से करता है और 5 से करता है। 2 को ले लीजिए, 1 से करता है और केवल 2 से करता है। 3 को ले लीजिए, 1 से करता है और कितना से करता है, 3 से करता है। और 7 को लीजिए, 1 से करता है और केवल 7 से करता है। लेकिन भाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, तो भाज्य संख्या जैसे केवल उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा। जैसे कि 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 से भी करता है, 2 से भी 12 करता है, 3 से भी 12 करता है, 4 से भी 12 करता है, और 6 से 12 करता है, और कितना से करता है, 12 से भी करता है। तो इसका कितना फैक्टर होगा, 1 2 3 4 5 6 को फैक्टर हो गया। तो मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, वो भाज्य संख्या होगा। और जिसका 2 से कम गुणनखंड, दो केवल और केवल दो गुणनखंड होगा, केवल और केवल दो गुणनखंड होगा, वो अभाज्य संख्या। और 2 से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जांच, यहाँ देखिए कि भाज्य संख्या ज्ञात करना, भाज्य मतलब इसका गुणनफल ज्ञात करना। पता है, इस सबको गुना करके या फिर जोड़ के फिर गुणनखंड करके ज्ञात कर लीजिए। अगर इसका दो गुणनखंड आएगा तो समझिए कि भाज्य संख्या है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है इस सभी को गुना कर देंगे, 7 गुना 11, 13 को गुना करेंगे, फिर 13 को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणनखंड करेंगे। अगर उसका दो गुणनखंड आएगा तो भाज्य संख्या होगा, नहीं आएगा तो अभाज्य संख्या होगा। फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, 7 गुना, सबको गुना करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर उसका गुणनखंड करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे शॉर्ट ठीक है, इसमें देखिए यहाँ और यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बनाते हैं, छठा से बनाते हैं, छठा क्वेश्चन का हल करेंगे। छठा क्वेश्चन का दो पार्ट में हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 है, और एक और है जो कि है 7 से स्टार्ट है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 है। यहाँ से क्या 13 को कॉमन ले लीजिए, बाहर 13 को कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ से तो 13 बाहर कॉमन आ जाते हैं, एक तो गुना में एक का वैल्यू नहीं होता है, प्लस के प्लस 13 यहाँ से कॉमन आ गया, लेकिन प्लस में एक का वैल्यू है, प्लस में एक लगाएंगे। तो देखिए 11 गुना 7, 11 गुना 7 करेंगे तो कितना 77, तो 77 लिख देंगे, प्लस में 1, 77 अभी कितना हो जाएगा, 78। 13 गुना कितना हो जाएगा, 78। और बताइए गुना में एक छुपा रहता है कि नहीं, गुना में अगर यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, गुना में अगर 1 लगा देंगे तो होगा कि नहीं, गुना में तो 1 लगाएंगे तभी वही संख्या आएगा। तो यहाँ देखिए इसको कितना फैक्टर हो गए, कितने गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है, एक गुणनफल के रूप में, 2 और 3, 3 के रूप में तोड़ा जाता है, मतलब 3 गुणनफल है, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, यहाँ लिख देंगे। अतः इसके इसके 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। इसको भी इसी प्रकार करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो 5 बाहर कॉमन ले लेंगे, 7 गुना 6 गुना, यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो गुना में 1 बचेगा, गुना करेंगे तो 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, क्योंकि में 3 प्लस में 2, एक का गुना में कोई वैल्यू देता है, प्लस यहाँ का 5 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, 42 गुना करते हैं तो ये गुना नहीं होगा, 3 गुना 6 24, 42 गुना 24 करते हैं, 42 गुना 24 करेंगे तो कितना देगा, 4 गुना 8 होगा 16, 4 4 गुना 8, तो ऐसे पे 8 हो जाएगा, और 10 के 0 9, 998, 900, सॉरी गलत है देखिए, 42 गुना 24 करेंगे तो 4 गुना 8 का 16, 4 हो जाएगा, 4 गुना 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 10 के 0 9,
थोड़ा गुना करेंगे तो इसका 1008 आएगा। 1008 प्लस में 1 इंटू में कितना है 5 है, तो 5 के 5 1008 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। 1009 में गुना वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी देखिए कितने गुणनखंड है 1 2 3, तो यहाँ भी वही सेम यहीं पर लिखेंगे सेम टू कॉपी, अतः इसके 3 गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या सेम यहाँ पर मानना, सेम यहाँ पर लिखना है, सेम यहाँ पर लिखना है, तो अतः इसके 3 गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन सतवा की ओर बढ़ेंगे। सतवा क्वेश्चन एक लास्ट बचा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है सतवा की, फिर प्रश्नावली में एक समाप्त है। देखिए सतवा क्वेश्चन क्या करता है, सतवा क्वेश्चन देखने में लंबा बात बहुत छोटा है। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर 12 और 18 का हम एक से निकाल देंगे ना, इस संख्या का निकल जाएगा, जैसे कि 12 का और 18 का एक से निकल देंगे, 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। अब 18 का निकलते हैं, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात कितना होगा 2 और 3 के घात 1। 18 का लिख सकते हैं 2 के घात 1 है और 3 के घात कितना है 2। यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो 2 के घात कितना है 2, तो 2 के घात 2 और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, अधिकतम घात कौन है 2 और 1, तो अधिकतम घात 2 है, 2 के घात 2 ले, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है, अधिकतम घात कितना है 1 और 2, अधिकतम घात कितना है 2, तो 2 वाला घात लेंगे। 2 के घात 4 होता है, 3 के घात 2 कितना होता है 9 होता है, तो 9 चौका 36, तो वो 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इस शब्द में लिख देंगे, तो अतः 36 मिनट बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली प्रश्न एक पूरा समाप्त हो चुका है, यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने साथियों के रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रश्नावली प्रश्न 2 के साथ।